जिंदगी एक इम्तिहान है, इसको हर दिन परखा जाता है, इसमें फेल वही हो जाता है जो इसको देखकर घबराता है। तो हमको फेल नहीं होना है, पास होना है। जो इम्तिहान है, जो संघर्ष है, जो आगे हमको करना है, उसमें जो है कॉन्फिडेंस के साथ, बिना डरे हुए, बिना घबराए काम करना है। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका किरण आरेख खींचने में ना समस्या होती। कहते सवाल तो लगा लेते हैं, न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, लेकिन किरण आरेख नहीं खींच पाते। लेकिन आप लोग घबराएंगे नहीं, शुरू से अंत तक यदि पूरा वीडियो देखेंगे ना तो बहुत सारी परिभाषाएं आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं, बहुत सारी परिभाषाएं। और फिर इसके बाद दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये नियम, किन नियमों के आधार पर प्रतिबिंब बनता है, ये नियम आप समझ गए ना तो प्रतिबिंब बड़े आसानी से बना पाओगे। तो कितने टाइप से प्रतिबिंब बनता है इसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग नियम समझ लेते हैं, या नियम से पहले कुछ परिभाषाएं पहले समझेंगे, ठीक है। तो दर्पण में क्या कि दर्पण ये बनता है ना गोलीय दर्पण से। किससे बनता है? गोलीय दर्पण। अब प्रश्न ये है कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण जो होता है ये कांच का खोखला गोला होता है, कांच का खोखला गोला होता है। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि कांच के खोखले गोले को गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से सुनिए, कांच के खोखले गोले को गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। कह दो एक बार फिर से, आप लोग भी जहां बैठे हैं वहीं से कहेंगे। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? कांच के खोखले गोले को गोलीय दर्पण कहते हैं। वॉल्यूम थोड़ा सा, तो कांच के खोखले गोले को गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक ना। अब इसी से बनेगा हमारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब भैया इसी को देखें ना, टुकड़ा कर दें, किसी टुकड़े में इसको बांट दें, चाहे जितने टुकड़ों में। तो एक टुकड़ा चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये रहा एक टुकड़ा, ठीक है। और वही टुकड़ा चलिए हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, ओके। अच्छा, अब इसमें जो है ये जो टुकड़ा है, इस पर प्रकाश की किरण अगर आएगी तो आर पार निकल जाएगी, इसमें भी आएगी तो आर पार निकल जाएगी। तो यदि इसमें पॉलिश कर दिया जाए तो परावर्तन होने लगेगा, मतलब प्रकाश की किरण मुड़ जाएगी, उसी जिस मार्ग से आएगी टकराकर उसी मार्ग से फिर से चली जाएगी, है ना। तो पॉलिश मान लीजिए हम इधर कर दे रहे हैं, उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दे रहे हैं, तो परावर्तन होगा झुके हुए तल पर, ठीक। वही टुकड़ा है, टुकड़ा तो वही है, लेकिन पॉलिश हमने उभरे हुए तल पर किया तो परावर्तन होगा झुके हुए तल पर। चलिए, अब वही टुकड़ा है, इसमें जो है पॉलिश कर दे रहे हैं झुके हुए तल पर, तो परावर्तन होगा उभरे हुए तल से। तो जब परावर्तन उभरे हुए तल से होगा तो उसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? चलिए इसको हम कह देंगे ये है उत्तल दर्पण। ये बन गया उत्तल दर्पण। यदि देखिए परिभाषित करना हो अगर उत्तल दर्पण को, तो सीधे सीधे आप कह सकते हो कि ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। और अवतल दर्पण वह दर्पण जिसमें परावर्तन झुके हुए तल से होता है, वो होता है अवतल दर्पण। आई बात समझ में? पहचान लोगे ना उत्तल दर्पण अवतल दर्पण? चलिए अच्छा है। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे ये टुकड़ा ले लेते हैं, एक टुकड़ा, ये एक मिनट, एक टुकड़ा जो है हमारा ये है, यही कांच का है, कांच के गोले से इसी से टुकड़ा एक ये है, दूसरा वाला ये है, ठीक है। आप लोग बहुत धीरे से बताएंगे जब पूछेंगे, है ना। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा दर्पण यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है। और प्रश्न ये है हमारा पहला वाला, ये ए और ये बी। तो ए वाला जो है ये अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण, आपको बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए पॉलिश हम इधर कर दे रहे हैं और इसमें पॉलिश इधर कर दे रहे हैं, ओके। अभी मत बोलिए, ठीक है ना, आवाज़ यहाँ तक जाएगी तो लोग सुन लेंगे कि आप लोग क्या बोल रहे हो। कमेंट बॉक्स में सबको बताना है, ठीक है, कि इसमें कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण कौन होता है? जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। तो इसमें ढूंढ लीजिएगा किसमें उभरे हुए तल से परावर्तन हो रहा है, वो उत्तल हो जाएगा। और किसमें अवतल दर्पण कौन होता है? जिसमें परावर्तन झुके हुए तल पे होता है, वो होता है अवतल दर्पण। तो इसमें ढूंढ लेना भाई कौन सा अवतल दर्पण है, ओके। चलिए, तो ये बन गया भैया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अच्छा, तो गोलीय दर्पण से एक दर्पण नहीं बना होता, वो होता है समतल दर्पण, वो होता है समतल दर्पण।
समतल दर्पण। अच्छा, इसमें पॉलिश नहीं करोगे तो प्रकाश किरण आर पार निकल जाएगी। तो क्या ऐसा दर्पण जिसमें पॉलिश नहीं किया गया समतल दर्पण है? ये समतल, सुनो, समतल दर्पण तो है। तो ये सीधे सीधे, ये इसमें जो है पॉलिश जब तक नहीं की गई है तब तक इससे चेहरा नहीं देख पाओगे। चेहरा देखे हो ना शीशा में, तो वो शीशे में पीछे पॉलिश किया जाती है, पारे की या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है, तब जो है परावर्तन तभी होता है, तभी परावर्तन होता है। और जब परावर्तन होता है तो उस दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, यही ना होता है। और सुनो ध्यान से, अगर पॉलिश ना किया जाए तो तब भी चेहरा दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता? नहीं दिखता ना। तो वही बात है। तो बिना परावर्तित होता है दर्पण से, ठीक है ना, तो वो प्रतिबिंब उसमें पीछे की ओर बन जाता है, आभासी, वही दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भैया समतल दर्पण जो है इसमें भी पॉलिश करना पड़ेगा। ये है समतल दर्पण। ये वाला दर्पण कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। इसको हम कहेंगे समतल दर्पण। चलिए यहीं लिख दे रहे हैं इसको ऊपर। ये हो गया समतल दर्पण, प्लेन मिरर। इंग्लिश में भी लिखते चलें क्या? ये समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। ठीक है, इतना लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा भाई। अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ये है हमारा कॉनकेव मिरर, और इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ देखिए, इसमें रिलेटेड कुछ परिभाषाएं और हैं। देखिए, पहले तो समतल दर्पण में ये कंडीशन पूछ लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में कि समतल दर्पण के सामने वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो एक बात समझो कि शीशा जब देखते हो, है ना, तो शीशा को कभी आगे पीछे ले जाते हो, वो बड़ा वाला वो जो शादी मिलता है उसके सामने वो लगा रहता है, तो उसके सामने खुद जाते हो या दूर हटते हो, ऐसे ही होता है ना। तो कभी शीशे को पास करके आगे पीछे करके देखते हो चेहरा ना, कभी खुद शीशे के पास जाते हो, दूर जाते हो, ऐसे करके देखे हो कि नहीं कभी? तो जब शीशे के पास जाते हो या शीशे को पास में ले आते हो, तो जो प्रतिबिंब बनता है तुम्हारा पीछे की तरफ, वो तुम्हारे पास आता है, दूर जाता है, ऐसा होता है ना। तो अब ये बताओ कि जब शीशे के पास जाते हो या शीशे को पास लेके आते हो, तो उधर जो प्रतिबिंब बनता है वो पास आता है, दूर हटता है? कब पास आता है? जब पास करते हो, है कि नहीं? पास करते हो मतलब उसके पास आते हो, नज़दीक हो जाते हो। तो ये दर्पण है, तो इसके समीप यदि वस्तु को रखेंगे, वस्तु मतलब तुम, ठीक है, और उसका प्रतिबिंब इधर बनेगा पीछे की ओर, यही ना, ऐसे ही तो होता है। अब जब वस्तु नज़दीक आती थी, ये प्रतिबिंब भी नज़दीक आता है। शीशे के एकदम पास आके देखे हो कभी? देखे होगे, बताओगे नहीं, कोई बात नहीं। देखो, जब वस्तु दूर करोगे तो ये प्रतिबिंब भी दूर हटता जाएगा। तो सीधी बात ये है कि दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती हैं, समान होती हैं। आई बात समझ में? तो जैसे प्रश्न में अगर कहा जाए कि वस्तु जो है वो दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। समझ गए? अगर कहेंगे कि वस्तु दर्पण से 30, समतल दर्पण, उत्तल अवतल नहीं होना चाहिए, समतल दर्पण, यदि वस्तु समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? कितनी दूरी पर? हाँ, चलिए, ये समतल दर्पण से रिलेटेड इतना पर्याप्त। अच्छा, एक चीज और, समतल दर्पण में इसकी वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी अभी समझेंगे, पहले फिलहाल इसमें समझते हैं हम लोग। चलिए, तो ये रहा अवतल दर्पण। नेक्स्ट पेज लेते हैं, उसमें हम समझेंगे। ठीक है, एक दर्पण हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारा हो गया दर्पण। ठीक है, अब पॉलिश कर दिए। अब बताइए कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अच्छा, तो ये परावर्तक तल होगा, जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको कहते हैं परावर्तक तल। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, परावर्तक तल, परावर्तक तल। तो जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको परावर्तक तल बोलते हैं। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा हमारा परावर्तक तल। पहली परिभाषा ये। देखिए, जब परिभाषा बताएं ना तो आप भी साथ में बोल लिया करो, और जब बोल लोगे तो हमको तो पता है कि इस तरीके से हम बताएंगे कि तुरंत आपको याद हो जाएगा। और जब तुरंत याद हो जाए तो कॉपी पेन उठाओ और तुरंत नोट कर लो उसको। तुरंत नोट कर लोगे, सारी चीज़ें जब नोट किए रहोगे तो एग्ज़ाम टाइम में एक बार पेज पलटोगे ना तो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए देखिए, परावर्तक तल याद हो गया ना, कि परावर्तक, ये जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको परावर्तक तल कहते हैं।
याद है? तुरंत नोट करो उसको। अब दूसरी परिभाषा, अब यहाँ पे हम समझेंगे ध्रुव। क्या समझेंगे? ध्रुव यानी पोल। तो ध्रुव क्या है? ध्यान दीजिए, परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव कहते हैं, और इसको दिखाते हैं P से, ठीक है ना? ध्रुव यानी पोल P से दिखाएंगे। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या हुआ? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। नोट करो। चलो अगला देखो फिर इसके बाद। अब ये दर्पण जो है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो ये हमारा जो अवतल दर्पण है ना, ये किसी गोली दर्पण से काट करके बनाया गया था। गोली दर्पण से काट करके बनाया गया था। अब अगर इस पूरे गोली दर्पण को हम अगर पूरा करें ऐसे काल्पनिक रूप से इसकी कल्पना करें कि कैसा इसका गोला रहा होगा, तो ऐसा ही कुछ रहा होगा, ठीक है? तो इस गोले का जो केंद्र होगा वो यहाँ कहीं आएगा या फिर यहाँ कहीं आएगा। कौन सा सही है? C1 लिखें या फिर C? ये केंद्र है ना, बस सीधी बात। अगर ये केंद्र है ना तो इसी को हम कहेंगे वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। तो भैया C वक्रता केंद्र ये कैसे हुआ कि ये दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है ना, दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसी गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्यान से सुनिए, तीसरी परिभाषा हम लोग ने देखा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ जाइए। चलिए, तो वक्रता केंद्र क्या है? दर्पण जिस गोले से बना हुआ है उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। हो गया? चलिए, अब इसके बाद चौथी बात हम लोग समझेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या देखना है? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा कि ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होती है ना, इसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है? ये केंद्र बन गया ना, ये केंद्र हो गया। तो केंद्र से, अच्छा सोचो यार, त्रिज्या क्या होती है? ये गोला है, ये केंद्र है, तो केंद्र से ये वाली दूरी, इसी को त्रिज्या कहते हो, है कि नहीं? इसी गोले की जो त्रिज्या है इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो जाती है। समझ गए? देखिए, परिभाषा जैसे वक्रता केंद्र का कहे कि दर्पण जिस गोले का बना हुआ उसी गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वैसे त्रिज्या का लेना कि दर्पण जिस गोले से बना हुआ उसी गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हो गया? अब वक्रता त्रिज्या देखिए दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हो। कैसे? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है ना, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। आई बात समझ में? वक्रता त्रिज्या को भैया इसको कैपिटल R से दिखाते हैं। किससे? कैपिटल R से। वक्रता केंद्र तो मान लीजिए C है ही, ध्रुव तो हमारा P है, ठीक? चलिए, अब इसके बाद समझेंगे हम लोग फोकस बिंदु। क्या देखना है? फोकस बिंदु। ये फोकस बिंदु ना ध्रुव और वक्रता केंद्र के जस्ट बीच में होता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है। तो बीच में होता है, तो पांचवी बात जो है हमको देखना है फोकस बिंदु। क्या देखना? फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु क्या है कि दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत? ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को, बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। और इसको दिखाते हैं, फोकल लेंथ हो गया ये हमारा, और इसको दिखाते हैं F से, ठीक है? F, वो भी कैपिटल F, ठीक? तो ये 5 परिभाषाएं हो गई। यदि भूल रहा हो तो एक बार फिर से बैक करके आप सुन लीजिएगा, तो ये 5 परिभाषाएं फिर से रिवाइज हो जाएंगी। अब आगे छठवां हम लोग समझेंगे ध्रुव, हाँ, मुख्य अक्ष। छठवां देखेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष देखिए भैया, जानते रहेंगे ना तो ये आपके लिए अच्छा होगा। प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या होता है? ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली जो रेखा होती है इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। बस इतनी बात है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली जो रेखा है इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक? क्या? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा को
मुख्य अक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत? इतनी ये परिभाषाएं हैं। और इसमें देखिए, अब एक बार फिर से यहाँ से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। परावर्तक तल, जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तक तल ये वाला हो गया। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ये P हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद वक्रता केंद्र हमने देखा कि दर्पण जिस गोले का कटा हुआ है, गोला बना है, उसी गोले की केंद्र को, उस गोले के केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। ये बन गया वक्रता केंद्र, और ये बन गया क्या? ध्रुव। ठीक है, और इसके बाद क्या देखा? वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ये गोला, ये दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उसी गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या कह लो कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक, ये है क्या? वक्रता त्रिज्या। ये हो गई भाई वक्रता त्रिज्या। ठीक, फिर फोकस बिंदु, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु। ये बन गया फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु हो गया ना। अब इसके अच्छा मुख्य अक्ष, इसके बाद हमने देखा ये वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। हो गया। अब देखिए फोकस दूरी भी समझ लेते हैं। यहीं पे फोकस बिंदु से ध्यान दीजिएगा कि दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। ये है क्या? फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाएंगे भाई। ये स्मॉल एफ क्या है? फोकस दूरी। तो यहाँ लिखें कि ना लिखें? चलिए ऊपर लिखते हैं। 7वीं परिभाषा क्या? फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकल लेंथ। ये फोकस बिंदु, फोकल पॉइंट कहेंगे ना, ये फोकल पॉइंट, ये फोकल लेंथ, फोकस दूरी। ठीक है, तो हो गया भाई, ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी फोकस दूरी हो गई। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं, इनको याद रखिए। अब हम समझेंगे ना इन दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ये परिभाषाएं देखिए ना, परिभाषा बहुत रेयर कभी कभी पूछा जा सकता है, लेकिन इन चीज़ों को आप जानते रहेंगे तभी ना इससे आगे आप समझ पाएंगे कि वस्तु कहाँ रखा गया। प्रश्न कहेगा ना कि प्रतिबिंब जो वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर रखी है, तो पता होना चाहिए कि वक्रता केंद्र कहाँ है, तब ना कहोगे, है कि नहीं? यहीं रखोगे। अगर वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखना है तो पता होना चाहिए कि फोकस बिंदु कहाँ होता है, वक्रता केंद्र कहाँ होता है, इसके बीच में वस्तु रखनी है। ठीक है, तो ये परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के नियम अब हम लोग देखेंगे। तो ये रहा। चलिए, तो ये चीज़ें हो गई प्रतिबिंब बनाने के नियम। नियम में पहला नियम है, देखिए परिभाषाएं यहाँ से हो गई। अब हमको जो है पहले नियम समझ लेना है। पहला नियम ये है कि दर्पण को, दर्पण हो चाहे दर्पण में चाहे उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण, नियम यही है क्या कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य समझ गए ना, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश की किरण आती है ना, तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है। ध्यान से, मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश की किरण आती है तो कहाँ से जाती है? फोकस बिंदु से होकर जाती। कैसे? देखिए ध्यान से, यदि अवतल दर्पण यहाँ पे हम लें, क्या लें? अवतल दर्पण। ये लो, ये अवतल दर्पण हो गया। परिभाषाओं को बार बार रिवाइज करेंगे, आपको याद रहेगा। जिस तल से परावर्तन होता है परावर्तक तल, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं ना। जिस गोले से बना उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई। अब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी, अगर यही बता रहे ना, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गोज थ्रू द फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रकाश किरण कहाँ से जाती है? फोकल पॉइंट से। यदि ये पैरेलल आएगी तो, पैरेलल समझते हैं ना, समांतर। समांतर मतलब हर जगह दूरी समान है, ये बात समझिए। ये समांतर आ रही है, यहाँ भी जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर यहाँ, उतनी दूरी पर यहाँ। तो ये दोनों कैसी किरणें हैं? समांतर हैं। समझ रहे? दोनों नहीं है, ये तो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर है ये किरण। तो ये है, ये मुख्य अक्ष है। तो ये वाली किरण जो है, कौन सी किरण? प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर है। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर होके आ रही है ना, तो फोकस बिंदु से होके जाएगी। फोकस बिंदु है कहाँ? इसके बीच में। ठीक है, तो ये कहाँ से होके जाएगी? फोकस बिंदु से, यूं आई। ठीक,
बात समझ में आई कि यदि समांतर होके आएगी तो फोकस बिंदु से होके जाएगी, पहला नियम। अच्छा, यहीं अगर हम अवतल दर्पण ले लें तब, अगर अवतल दर्पण ले लें तब क्या होगा, ये कहानी देखिए। अवतल दर्पण तो ये है, उत्तल दर्पण ले लें, हाँ सॉरी, उत्तल दर्पण लें तो ये देखिए पालिश हमको झुके हुए तल पर कराना पड़ेगा और परावर्तन होगा फिर कहाँ से, उभरे हुए तल से। ठीक, इसका भी ध्रुव बनेगा यहाँ और ये केंद्र यहाँ कहीं बनेगा मान लो। ठीक है, ये कर लो वक्रता केंद्र, इसके बीच में फोकस बिंदु कर लो। ठीक है, अच्छा अब इसमें प्रकाश की किरण अगर आएगी समांतर, देख रहे हो समांतर आएगी, ये मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर, समांतर मतलब हर जगह दूरी समान है, ये अगर समान है, ये दूरियां हर जगह समान है तभी ये समांतर है। तो समांतर दो किरणें अगर हम खींचें तो ये बताइए कि ये जा करके कितनी दूरी बाद मिलेंगे, मिले भाई नहीं करेंगी, अनंत मान लो इसको, है कि नहीं। तो जब समांतर होके जाएगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। अरे भाई हर जगह दूरी समान मेंटेन करके जा रही, कहाँ मिलेगी, समझ रहे हो। तो समांतर है ये। अब ये अगर समांतर होके आ रही तो फोकस बिंदु से होके जाना चाहिए, इसका फोकस बिंदु देखो यहाँ है। अब ये तो आने का प्रयास करेगी लेकिन इधर पॉलिश लगा है ना, आ गई दीवार से टकरा लौट गई, ऐसे ही तो हो रहा है, टकरा गई लौट गई, इधर तो जा नहीं पाएगी। यहाँ क्या हुआ, ये टकरा करके फोकस बिंदु से मिलके चली गई प्रेम से, अब यहाँ तो जा नहीं पाएगी, तभी प्रयास करेगी, है ना। तो फोकस बिंदु के समीप आने के सीधे में आएगी, ऐसे आएगी नहीं, आ नहीं पाएगी क्योंकि पॉलिश कर दिया गया है। तो क्या होगा कि इसी के जो है ना, ये विपरीत दिशा में इसी के जस्ट ऐसे निकल जाएगी भाई, समझ गए, ये विपरीत दिशा में ऐसे ही निकल जाएगी। ठीक, अब यहाँ से हमको खींचना पड़ेगा, ये सीधे इधर तो फोकस बिंदु से आएगी नहीं, लेकिन हम जो है ना आभास कर सकते हैं कि ये फोकस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसे कर सकते हैं। समझ में आया। तो ये प्रकाश की किरण यदि समांतर आ रही है तो कहाँ जाएगी, फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी या फोकस बिंदु से होकर के चली जाएगी। पहला नियम याद हो गया ना, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए दूसरा समझिए इसके बाद फटाक से। यदि फोकस बिंदु, इसका उल्टा, समांतर आ रही फोकस बिंदु से जाएगी और अगर फोकस बिंदु से आएगी तो समांतर हो जाएगी। तो चलिए ये देखिए, ये बन गया हमारा, पहले अवतल दर्पण देखें, पहले देखेंगे हम अवतल दर्पण में, फिर देखेंगे उत्तल दर्पण में। ये बन जाएगा C और इसका मध्य बिंदु F बन जाएगा, ये बन गया P और ये बन गया P और ये मध्य बिंदु F, ये C। ठीक है, इधर पॉलिश कर दिए, ये बन गया हमारा अवतल दर्पण और ये बन गया उत्तल दर्पण। अब इसमें भी प्रकाश की किरण जो है कहाँ से आ रही, समांतर, फोकस बिंदु से। ये प्रकाश की किरण आ रही कहाँ से, फोकस बिंदु से अगर आएगी तो भैया ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, दिख रहे हैं ना, मुख्य अक्ष यही है ना, तो मुख्य अक्ष से समान दूरी मेंटेन करके ये चली जाएगी। आई बात समझ में। ये प्रकाश की किरण ऐसे आई और ऐसे निकल गई, कोई दिक्कत, समझ में आया। अब उसी तरीके से यहाँ से अगर हम खींचें तो फोकस बिंदु के सीध में आएगी, फोकस बिंदु के सीध में आएगी, समझ रहे हैं, लेकिन आ तो पाएगी नहीं। तो क्या होगा, ये फोकस के सीध में आएगी ना तो ये समांतर होके निकल जाएगी ऐसे। आई बात समझ में, ये ठीक। आगे बढ़े, अगला देखिए, ये दो नियम हो गया। पहला क्या कि समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, दूसरा फोकस से आएगी तो समांतर, दोनों बात अच्छे से याद रखिए। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर वक्रता केंद्र से होके आती है ना तो वो सीधे निकल जाती है, मुड़ती नहीं है। जैसे ये आ रही मुड़ के इधर चली गई ना, ये वाली देखिए आ रही थी इधर, इधर चली गई, लेकिन अगर वक्रता केंद्र से होके आएगी ना तो वहीं से लौट जाएगी। ठीक है, चलिए अगला वाला ये पॉइंट देखेंगे कि वक्रता केंद्र से अगर आएगी तो फिर कैसे जाएगी। ये बन गया हमारा अवतल दर्पण, ये ध्रुव, वक्रता केंद्र, मध्य बिंदु, फोकस बिंदु। ठीक है, अब यहाँ से फिर से देखेंगे उत्तल दर्पण और ये फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र और ये F। तो देखिए वक्रता केंद्र से होके अगर आएगी ये किरण, देखिए ओहो, वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है ना तो इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। वक्रता केंद्र के सीध में अगर आएगी तो ऐसे ही लौट जाएगी, समझ रहे हैं। इसको डॉट लाइन से पीछे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ये ठीक है ना। ये लेंस थोड़ा बड़ा कर लो।
अब ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके अगर ऐसे आ रही है तो वहीं से लौट जाएगी उसी मार्ग से, वैसे इसमें भी। ठीक है, चलिए अब प्रतिबिंब, ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई ना। एक छोटा सा ये भी याद कर लो भाई, ज़रूरत का बहुत रेयर पड़ती है, बहुत कम पड़ती है। ये फोकस बिंदु है ना, तो फोकस बिंदु पर ये क्या बोलते हैं, ध्रुव है। ध्रुव पर अगर प्रकाश की किरण आएगी, ध्रुव पर अगर आएगी तो जितने कोण पर आ रही है उतने ही कोण से वापस चली जाती है आर। ठीक है ना, आई और आर बराबर होता है। ये बन जाएगी आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये बन जाएगा अभिलंब। समझ रहे, तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, जितना इधर कोण होगा उतना इधर होगा। ये तीसरा क्या, ये चौथा पॉइंट है। कभी कभी, बहुत कभी कभी रेयरली जरूरत पड़ सकती है, तो आप जानते रहिए इसको। ठीक, चलिए अब प्रतिबिंब बना के हम लोग देखते हैं। पहले अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर है। लो अवतल दर्पण देखो भाई, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। फटाफट समझें, ये फोकस बिंदु हो जाएगा जिस दर्पण से बना हुआ है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे, मध्य बिंदु फोकस बिंदु हो गया। ठीक है, अब इसमें प्रकाश की किरण जो है दूर है ना, तो चलिए फोकस से पहले लेके आते हैं। हाँ, फोकस से लेके आएंगे तो कहाँ जाएगी, समांतर होके जाएगी। वही बात जो 3 पॉइंट अभी तक हमने समझा ना, वही करना है। ठीक है, दूसरी किरण कहाँ से लेके आओगे भाई, ये तो फोकस से हो गई समांतर ना, वस्तु तो दिख नहीं रही है, वस्तु तो दिख नहीं रही है ना, तो ये समांतर कैसे लाओगे, कहाँ से लाओगे। तो एक काम करिए कि वक्रता केंद्र से लेके आइए इसको। ठीक, वक्रता केंद्र से लेके आओ। अगर कल्पना करोगे, अगर क्या करोगे, कल्पना करोगे, तो अभी कल्पना करा रहे हैं, रुको तो पहले तो इसको हो जाने दो कि जब फोकस बिंदु से होके आएगी तो समांतर होके जाएगी, पहला बात। दूसरी बात, यदि वक्रता केंद्र से होके आ रही है तो उसी मार्ग से वापस चली जाती है, ऐसे आएगी तो ऐसे ही चली जाएगी ना। तो परावर्तन के बाद दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं, परावर्तन के बाद दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं, प्रतिबिंब वहीं बनता है। तो दोनों किरणें कहाँ, यहीं ना मिल रही हैं, तो यहीं हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, यहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। और ये भैया देखने में जो है ना थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा बनता नहीं है, बहुत छोटा बनता है। तो कहाँ बना है, फोकस बिंदु पर। यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब बना है फोकस बिंदु पर, ये बनेगा प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर, ये प्रतिबिंब बनेगा फोकस बिंदु पर। अब फोकस बिंदु पर बना है तो वास्तव में किरण आके यहाँ मिल रही है, वास्तव में आके मिल रही है, तो ये वास्तविक हो जाएगा। अब ये वास्तविक हो गया ना, तो जब भी वास्तविक होता है तो उल्टा भी होता है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और अत्यंत छोटा होगा। क्या होगा, अत्यंत छोटा होगा। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, सामने भी है, चलिए यह लिख दें, सामने, ये दर्पण के सामने, पूरी बात लिख दें। कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने, बहुत बढ़िया, क्या बात है। दर्पण के सामने फोकस बिंदु पर वास्तविक, उल्टा और अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बन गया। देखिए कभी कभी कुछ लोग ना, या किसी किताब में इस तरीके से भी प्रतिबिंब बना हुआ मिलता है, तो आप इसको भी जानते रहिए। जो आप कल्पना करने वाली बात कर रहे थे ना, लो कर लो कल्पना, हैं, कल्पना करने में बहुत तेज हो तुम लोग ना। हाँ, चलो ये हो गया क्या, अवतल दर्पण। इसमें प्रकाश की किरण जो है, मान लो यार दूर से आने वाली प्रकाश की किरण ना, वो समांतर मान लेते हैं हम लोग। क्यों, देखो पहले समझो क्यों, थोड़ा सा अनुमान लगाओ। ये छोटी सी, ये क्या है, अगर गोला बनाए हम, ये लो गोला बनाए, तो यहाँ मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है ना, छोटी सी लंबाई लो और बड़ा ले लो, देख रहे हो ये मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है ना। रुको सॉरी, ये यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, ये छोटा सा है, ये मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है ना, छोटी सी लंबाई ले लो, ये तिरछा दिख रहा है ना। अगर ये बड़ा सा ले लो, लो बड़ा सा ले लो, और इसमें थोड़ी सी लंबाई यहाँ से यहाँ तक देखो, तो ये सीधी नहीं दिख रही क्या, ये लगभग सीधी ही तो है, थोड़ी सी लंबाई नहीं देखे, अरे थोड़ा सा भी है तो वो लगभग सीधी ही है। तो दूर से आने वाली जो बहुत बड़ी है उसमें थोड़ी सी लंबाई लो तो वो लगभग सीधी मानी जाती है। इसी तरीके से कि दूर से आने वाली जो किरण होती है ना, इसको हम मान लेते हैं कि ये समांतर आ रही है, मान लेते हैं समांतर आ रही है। तो जब समांतर आएगी, देखिए समांतर आएगी, कहीं कहीं किसी किताब में इस तरीके से भी फिगर बना हुआ है, ऐसे भी समझ लीजिए। देखिए समांतर आएगी
लेकिन ज़्यादा सही वही है। समांतर अगर आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस, या इधर से भी समांतर मान लो। अनंत तो बहुत दूर है ना, तो भैया उसमें छोटा सा लेंस है, उसमें क्या जो है दूरी कम ज़्यादा रखना। तो ये समांतर आएगी फोकस जाएगी, ये समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, ठीक है ना। अब ये कहाँ मिल रही है, फोकस बिंदु पर मिल रही है, और एकदम फोकस बिंदु पर मुख्य अक्ष पर मिल रही है। तो यहाँ देखिए एकदम स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि ये अत्यंत छोटा है। देखिए मुख्य अक्ष पर ही मिल गई है परावर्तित किरण, और जहाँ मिलती है वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें आकार कितना दिख रहा है, छोटा नहीं, बहुत छोटा, बिंदु के आकार का है कि नहीं, बिंदु के आकार का दिख रहा है, अत्यंत छोटा। तो यहाँ स्पष्ट हो गया ना, अत्यंत छोटा। इस तरीके से भी प्रतिबिंब कभी कभी बनता है, वैसे ज़्यादा सटीक ये भी है। जो भी जानिए आप अच्छे से समझते रहिए सारी चीज़ों को, समझ में आया ना। चलिए अगला दूसरा वाला आप समझेंगे हम लोग। जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है तो क्या होगा, पहले तो हम बनाएंगे अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण, जिस तल से परावर्तन, परावर्तक तल, इसका मध्यबिंदु ध्रुव हो गया, और ये बन जाएगा वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य अक्ष। तो अब इसमें देखिए कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, पहले तो कंडीशन, सभी कंडीशन एक बार समझ लेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। ये हो गया ध्रुव, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। तो इसमें वस्तु को रखे हैं हम लोग पहले अनंत पर, सबसे पहले अनंत पर रखे हैं, फिर दूसरी बार इसको लिखेंगे वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, जैसा कि ये है। फिर इसके बाद वक्रता केंद्र पर रखेंगे, फिर इसके बाद वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में रखें, ये फोकस बिंदु के बीच में रखेंगे, फिर रखेंगे फोकस बिंदु पर, फिर इसके बाद फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में। ये 6 कंडीशन होता है, ठीक। अब प्रतिबिंब कहाँ बनता है एक झलक में देख लीजिए। देखिए जब वस्तु अनंत पर है ना, जब वस्तु अनंत पर है तो इसका बनेगा फोकस बिंदु पर, पहली वाली स्थिति का यहाँ बन जाएगा। दूसरी स्थिति का, अब जैसे जैसे वस्तु नज़दीक ले आए हैं ना, प्रतिबिंब दूर हटता जाएगा। तो जब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर वस्तु है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में, दूसरा वाला ये हो गया। तीसरी वाली स्थिति जब वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही और वस्तु के आकार का। यहाँ साइज देखिए, ये दूर हटता जा रहा है ना, जैसे जैसे वस्तु नज़दीक ले आ रहे हैं प्रतिबिंब दूर हटता जा रहा है, साथ साथ आकार भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र से दूरी पर जब वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब इससे पहले बनेगा और छोटा बनेगा, और वक्रता केंद्र पर रखते ही वस्तु के आकार का हो गया। अब और नज़दीक ले आएंगे तो और दूर हट जाएगा, तो ये बनेगा वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर कहीं भी बनेगा। अब ये आकार जो है बड़ा हो गया। अब और नज़दीक ले आओगे, 5वीं स्थिति जब फोकस पर होगा तो बनेगा प्रतिबिंब अनंत पर, ठीक। और 6वीं स्थिति जब जो है फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में होगा तो इसमें बनेगा प्रतिबिंब यहाँ पे, 6वीं स्थिति में यहाँ पे बन जाएगा। और कैसा होगा, ये आभासी होगा, ठीक। कैसा होगा अब एक एक करके डिटेल में समझिए। अनंत वाला हम लोग देख लिए। अब इसके बाद देखना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो फटाफट समझिए, अब तो तरीका समझ में आ गया होगा। तो वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर यहाँ रखेंगे, तो फिर इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यदि समांतर किरण आएगी तो जाएगी कहाँ से, फोकस बिंदु से, और फिर दोबारा खींच दें फोकस बिंदु से आएगी तो ये समांतर होके जाएगी, ये जाएगी समांतर होके, और ये प्रतिबिंब बन जाएगा हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। आप ऐसे किरण आरेख खींच सकते हो, या फिर इसमें देखिए ध्यान से समझिएगा, ये हमारा अवतल दर्पण है, कैसे कैसे खींचे थे उसको एक बार फिर से देखिए। ध्रुव हो गया, ये बनेगा वक्रता फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर ये वस्तु है। तो इसमें यदि समांतर आएगी किरण तो फोकस से जाएगी, ये ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये पहला कंडीशन, समांतर वाली फोकस से चली गई। दूसरी वाली किरण हमने खींचा कि जो फोकस से आएगी वो समांतर होके जाएगी। अब देखिए एक चीज़ हम और जानते हैं, 2 कंडीशन ये हो गया ना, समांतर वाली फोकस से, फोकस वाली समांतर। तीसरा एक और क्या बताए थे, वक्रता केंद्र से अगर आएगी तो उसी मार्ग से वापस चली जाएगी, तो वक्रता केंद्र से भी खींच के बना सकते हो। तो एक फिगर ड्रा करने का ये तरीका हो गया, और दूसरा वाला ऐसे भी आप इसको खींच सकते हो। ये तो काफ़ी दूर, थोड़ा दूर रख दें क्या इसको, इस वस्तु को थोड़ा दूरी पर रख दीजिए भैया, जिससे स्पष्ट दिखे प्रतिबिंब। ये वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर यहाँ कहीं रख लो, ठीक।
ये तो वक्रता केंद्र से होके जो आएगी ना, ऐसे सीधे उसी मार्ग से लौट जाएगी। ये अगर आएगी ऐसे आ रही है तो यहीं से लौट भी जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वो भी कैसा? अब देखिए वास्तव में किरण इधर आ रही ना, तो प्रतिबिंब देखिए सामने ही बना है और वास्तविक, तो प्रतिबिंब यहाँ पे कैसा बना है यहाँ पे लिख दे रहे हैं। प्रतिबिंब देखिए ये फिगर बनाइए या फिर ये, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो बना सकते हो। ठीक है, इस स्थिति में तो ये बनेगा सामने और कैसा है? वास्तविक। वास्तविक होगा तो हमेशा उल्टा भी होगा। वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया और वस्तु से छोटा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा कहाँ पे बना है? कहाँ पे बना है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। क्या ये समझ में आया? ठीक, चलिए अगली स्थिति अब समझते हैं हम लोग। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है, जब वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र पर। ये लीजिए, ये रहा अवतल दर्पण और ये हो गया ध्रुव, ये हो जाएगा फोकस बिंदु, यहाँ कहीं फोकस बिंदु यहाँ कर देते हैं, और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखें तो ये जो प्रकाश की किरण आएगी, ठीक उसी प्रकार से तीन कंडीशन है, तीनों से बना लीजिए। तो जो समांतर आएगी किरण कहाँ जाएगी? फोकस से, और फोकस वाली समांतर होके जाएगी। ये फोकस वाली समांतर होके जाएगी, तो ये प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा वक्रता केंद्र पर। ठीक है, अच्छा भैया, तो ये जो समांतर आएगी फोकस से और फोकस से जो आएगी वो हो जाएगी समांतर। अब इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन गया? सामने बन गया प्रतिबिंब। कहाँ बन गया? सामने बनेगा, और कैसा है? छोटा एक बड़ा है? वस्तु के आकार का। अभी हमने बताया ना कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वहीं बनेगा, और वस्तु के आकार का बनेगा। वस्तु के आकार का। अब इसकी प्रकृति आपको बतानी है कैसा है। ये सामने बना है और वास्तव में किरण आकर के मिल रही है, तो ये क्या है? वास्तविक। एक बात और जानिए कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसी को पर्दे पर लिया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। अच्छे से समझिए इस बात को। तो वास्तविक हो गया, तो जब भी वास्तविक होगा तो अभी हमने बताया उल्टा भी होगा, सामने भी होगा। ठीक है, छोटा वस्तु के आकार का हो गया, और कुछ छूट रहा है? कहाँ बना है? ये छूट रहा है। कहाँ बना है? वक्रता केंद्र पर। ये बन गया वक्रता केंद्र पर। बात समझ में आई? चलिए अगला बनाएं। नेक्स्ट ये लीजिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। चलिए फिर वैसे ही बनाते हैं। ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया क्या? ये अवतल दर्पण, पॉलिश करिए इसको, और ये हो गया ध्रुव, और ये फोकस बिंदु, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखेंगे तो प्रकाश की किरण कैसे आएगी? ध्यान से बताइए, ध्यान से। ये समांतर जो किरण आएगी कहाँ से होके जाएगी? जो समांतर होके आएगी वो कहाँ से होके जाएगी भाई? फोकस से ले जाओ, ये गई फोकस से। ठीक, और दूसरी वाली किरण फोकस से लेके आए, फोकस से लेके आओ तो क्या होगी? ये समांतर होके चली जाएगी, ये गई। ठीक है ना? अच्छा, ये देखिए, ये प्रकाश किरण आ रही है, तीर का निशान लगाना भूलना नहीं है। ठीक है ना? ऐसे आ रही फिर ऐसे जा रही, ये वाली ऐसे आ रही फिर इधर से जा रही है। समांतर वाली फोकस से और फोकस वाली समांतर, दोनों किरणें जहाँ मिल रही हैं प्रतिबिंब हमारा वहीं बन जाएगा। तो ये प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे। अब देखिए, अब तक छोटा बन रहा था ना, अब बन गया कैसा? बड़ा प्रतिबिंब बन गया। और किधर है? सामने पीछे है। ये बन गया सामने, और कैसा? वास्तविक उल्टा। सामने वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बन गया। और क्या कहाँ बना है? वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। ये प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से भी अधिक दूरी बना ना, वक्रता केंद्र
से, यही लिख दे रहे हैं, अधिक दूरी पर, अधिक दूरी पर। ठीक है, हो तो गया। सामने बनेगा वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा और वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बन गया। ठीक है ना। चलिए अगला समझिए, इसमें क्या होगा, फोकस बिंदु पर रख दीजिए। वस्तु को रखेंगे जब फोकस बिंदु पर तो कैसे बनाएंगे, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस बिंदु, ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, तो फोकस बिंदु पर वस्तु को रखें, ये तो इसमें देखिए ध्यान से, जो समांतर आएगी जाएगी फोकस से, ले जाओ, और वक्रता केंद्र के सीधे में जो जाएगी ऐसे, वो सीधे निकल जाएगी भैया, है ना, वो सीधे निकल जाएगी। ये हमारा अवतल दर्पण है। और ये प्रकाश किरण कैसे कैसे आ रही है, देखना, ये समांतर आ रही है और जा रही है फोकस से, और दूसरी वाली वक्रता केंद्र के सीध में जो आएगी तो उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। तो अब ये दोनों किरणें हो गई हैं समांतर, तो ये कहाँ मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो इसको हम मानेंगे बनेगा कहाँ पे, अनंत पर। ये बन गया प्रतिबिंब कहाँ पे, अनंत पर बन गया भैया। और कैसा है, अनंत पर। सामने बनाना तो सामने वाला तो वास्तविक ही होगा, तीनों बातें एक साथ होंगी, सामने होगा तो वास्तविक भी होगा और उल्टा भी होगा। सामने होगा तो वास्तविक होगा, उल्टा भी होगा। यदि कहा जाए उल्टा है तो वास्तविक और सामने भी होगा, और यदि कहा जाए वास्तविक होगा तो सामने और उल्टा भी होगा। तो अनंत पर सामने वास्तविक उल्टा बन गया प्रतिबिंब। ठीक, चलिए अब अंतिम कंडीशन अवतल दर्पण के लिए, जब वस्तु कहाँ है, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में है। जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में है, ये लीजिए भैया, फोकस बिंदु, ये ध्रुव, इधर कहीं ले लेते हैं वक्रता केंद्र, इसके बीच में ये हो गई वस्तु, इसके बीच में ये आ गई हमारी वस्तु। ठीक है, अब बनाइए इसमें दो, जो समांतर आएगी किरण कहाँ से जाएगी, पॉलिश कलर दो पहले। ओ, यहाँ जो है पॉलिश करना है भाई इसको। ठीक है, अब ये जो समांतर होके आएगी कहाँ से आएगी, फोकस से, ले जाओ। ठीक, और वक्रता केंद्र से होके जो जाएगी वक्रता केंद्र के सीधे में, वो तो सीधे निकल जाएगी। अब ये तो पीछे ऐसे ही जाएगी। अब हमको करना क्या पड़ेगा, क्या करना, इधर तो मिलेगी नहीं, पीछे बढ़ाना पड़ेगा। पीछे बढ़ाएंगे जब इसको तो ये कहीं इधर कहीं मिलेगी भाई, इसको पीछे बढ़ा दीजिए, चलिए यहाँ कहीं मिल जाएगा। अब ये प्रतिबिंब बना कैसा, वास्तव में प्रकाश की किरण तो इधर आएगी नहीं, वास्तव में प्रकाश की किरण इधर नहीं आएगी। तो क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इधर पॉलिश कर दिया गया। तो ये बनेगा कैसा, आभासी प्रतिबिंब ये बनेगा। ये प्रतिबिंब हमारा बन गया कैसा, आभासी। तो देखिए अब प्रतिबिंब सामने बना है पीछे बना है, पीछे बना है, और कैसा है, आभासी। क्यों है, क्योंकि इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, और दूसरी बात इधर वास्तव में किरण आएगी नहीं, सामने जाएगी, है ना। चलिए, तो पीछे बनेगा तो आभासी होगा और सीधा भी होगा। ठीक है, जब भी पीछे बनेगा तो आभासी और सीधा होगा। ठीक है, पीछे आभासी और सीधा हो गया, और वस्तु से बड़ा, तो इसका आभासी प्रतिबिंब जो है ना वो बनता है बड़ा। ठीक, कुछ छूट तो नहीं रहा है, बस यही बात है। ये पीछे बनेगा आभासी सीधा, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। चलिए, तो ये बात हो गई अवतल दर्पण की। अब इसके बाद हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, इसको कहाँ बनाए, नेक्स्ट पेज पर बना दे क्या। चलिए, ये क्या, एक पेज नया लेके इसमें हम बना लेते, कौन सा, उत्तल दर्पण ना। तो उत्तल दर्पण देखिए कुछ इस तरह से बना लीजिए। ये उत्तल दर्पण, इधर पॉलिश कर देंगे तो बन जाएगा उत्तल दर्पण। ये हो गया क्या, मुख्य अक्ष, और इसका बनेगा ये क्या, वक्रता केंद्र, और मध्य बिंदु फोकस बिंदु हो जाएगा। तो सामने यहीं कहीं वस्तु रख दें अगर, तो देखिए उत्तल दर्पण में एक ही प्रकार से प्रतिबिंब बनता है हमेशा। ठीक है, कैसा, समांतर अगर आएगी किरण, ये किरण अगर आएगी कैसे, समांतर, ओहो, ये किरण यदि आएगी समांतर तो कहाँ से जाएगी,
फोकस से। तो चूंकि इधर पॉलिश कर दिया गया, अब इधर आ नहीं पाएगी, तो फोकस के सीध में वापस लौट जाएगी भैया, ऐसे। तो इसको हम अगर पीछे बढ़ाएं तो कहाँ जाके मिलेगी? फोकस बिंदु पर, ऐसे। और दूसरी बात, यदि वक्रता केंद्र के सीध में आती है इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, ये वक्रता केंद्र के सीध में अगर आएगी, वक्रता केंद्र के सीध में आएगी, देख रहे हैं, तो ये यहीं से वापस लौट जाएगी, इस तरीके से आएगी तो यहीं से लौट जाएगी। और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इस तरह से वक्रता केंद्र पर मिलेगी। चलिए एक बार फिर से ध्यान से इसको समझिए, क्या कंडीशन है कि जब प्रकाश की किरण देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है अगर, तो वो फोकस से आना चाहिए, लेकिन पॉलिश किया गया तो फोकस के सीध में वापस लौट जाएगी, ठीक। और दूसरी बात, वक्रता केंद्र के सीध में अगर आएगी तो वहीं से लौट जाएगी। अब ये वाली किरण पीछे बढ़ाए हैं और इसको भी पीछे बढ़ाए हैं, तो यहाँ कहीं मिलेगी। अभी हमने बताया कि परावर्तन के बाद दोनों किरणें जहाँ भी मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है, और जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। मिलती हुई जब प्रतीत होंगी तो आभासी होगा, और वास्तव में मिल जाएंगी यानी सामने होगा तो वास्तविक हो जाएगा। तो ये बन गया प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे। और कैसा ये प्रतिबिंब है? अब ये प्रतिबिंब बन गया पीछे, ठीक है। हमेशा यही कंडीशन होगा उत्तल दर्पण में, प्रतिबिंब हमेशा बनेगा पीछे। और कैसा होगा? जब भी पीछे होगा तो आभासी और सीधा तो होगा ही, पीछे होगा तो आभासी और सीधा तो होगा ही होगा ना। अब देखिए ध्यान से, याद क्या रखना है आपको, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का जो आभासी था वो आभासी सीधा पीछे वाला प्रतिबिंब वो बड़ा था, लेकिन उत्तल दर्पण का आभासी सीधा और पीछे वाला जो प्रतिबिंब होता है वो छोटा होता है, ठीक है, समझ में आया। आभासी सीधा पीछे यदि बनेगा अवतल दर्पण में तो वो बड़ा होगा, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा? वस्तु से छोटा हो जाएगा, ठीक। तो ये कंडीशन हो गए सभी प्रकार के प्रतिबिंब के। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रत्येक को खुद से सोच करके पहले अनंत पर रखो, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, वक्रता केंद्र पर, फिर कम से नज़दीक ले आते जाइए, प्रतिबिंब दूर हटता जाएगा। ये बार बार प्रैक्टिस करके इसको जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से रिलेटेड जितने फार्मूले हैं और उसमें चिन्ह कैसे प्रयोग होगा और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।